हेलो बच्चों, विज्ञान पथ ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर, एजुकेटर या भैया कह लीजिए। मैं आपको सफलता बैच में इस पूरे सेशन तक संस्कृत और हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। तो हम लोग आज हिंदी व्याकरण से शुरू करके वर्ण विचार को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं अपने क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत हिंदी व्याकरण पढ़ने के बाद पढ़ेंगे वर्ण, फिर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, फिर पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, जिसे क्लास 10th 9th और 12th सभी क्लासों में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग अपना आज का टॉपिक जो हमारा था वर्ण विचार, तो हम लोग शुरू करते हैं उससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये वर्ण ये वर्ण है क्या। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं, हिंदी भाषा जो बोलते हैं, तो उच्चारित ध्वनियों को, हिंदी भाषा बोलते समय जिस ध्वनियों को हम उच्चारित करते हैं, तो उस उच्चारित ध्वनियों को लिखकर बताना होता है। उच्चारित ध्वनियों को जो हम बोलते हैं उसे लिखकर बताना पड़ता है। तब उसे लिखने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं, कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं, तो उस भाषा के लिपि चिन्ह कहलाते हैं। वो लिखित चिन्ह क्या कहलाता है? उस भाषा का लिपि चिन्ह कहलाता है। ठीक है, ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए, ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन लिपि चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। वर्ण भाषा ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं और हिंदी में इन वर्णों को क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि वर्ण हिंदी भाषा की लघुत्तम इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण की एक परिभाषा आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं या कहा जाता है जिसका कोई खंड या टुकड़ा न किया जा सके, जिसका कोई खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जैसे कि क, क्या है? क। अगर हम क लिखते हैं तो इसमें क्या होता है? क जोड़ अ। लेकिन अगर हम सिर्फ क लिखे ऐसे, ठीक है, तो इसमें ये क पहले से याद है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इस अ का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ख का भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ल का भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अर्थात वर्ण उसे कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की उस मूल रूप को कहते हैं जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। आप सभी को पता है कि वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह है। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह है, वर्णों का समूह। कई जगह आप पढ़े भी होंगे कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। लेकिन देखिएगा, वर्णों के समूह तो है, लेकिन कैसा समूह है? व्यवस्थित समूह है। कैसा समूह है? व्यवस्थित समूह है, तो उसी को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला, लेकिन कैसे समूह को? तो व्यवस्थित समूह को। ठीक है, मानक देवनागरी वर्णमाला में देखिएगा, हिंदी वर्णमाला जिसे बोलते हैं, स्वर वर्ण पहले आता है जिसमें अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ओ, औ। ठीक है, और फिर आता है अनुस्वार और विसर्ग। फिर व्यंजन में हम लोग पढ़ते हैं कवर, जवर, टवर, तवर, पवर, और फिर अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत। ये हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ये उर्दू या फारसी को जब हिंदी में लिखा जाता है तो उस समय ये उपयोग किए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, ये हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं। अब है वर्णमाला के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो हिंदी में कुल वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52।
वर्णमाला में पहले स्वर वर्ण फिर बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था की गई, यानी कि पूरे वर्णमाला को जब व्यवस्थित किया गया तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्णों को पढ़ते हैं जिसकी संख्या 11 थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण को पढ़ते हैं जिसकी संख्या 33 थी। मूल या मुख्य वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं, जिसमें 11 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। अंग, अ, र, छ, त्र, ज्ञ और स्र को छोड़कर उच्चारण के आधार पे कुल वर्ण होते हैं 45, 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्र, अंग, अ, छ, त्र, ज्ञ, स्र को छोड़कर, ठीक है। वैसे ही फिर कुल वर्ण 52, 11 स्वर, 2 अ हो गया, 39 व्यंजन, ऐसे ही आपको सारी चीज यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको जरूरत उतना है नहीं। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। पहला स्वर वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वर वर्ण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वर वर्ण। इन्हें ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वोवेल्स कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोवेल्स, ठीक है। तो देखिए स्वर वर्ण कहते किसको है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है या जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते। यानी कि वैसे वर्ण जिनकी सहायता के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, वे अपने उच्चारण के लिए स्वतंत्र माने जाते हैं या व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए सहायक माने जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण। और हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। देख लीजिए क्या क्या है? अ, आ, हर्षी, दीर्घ ई, उ, हर्ष उ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। पहले स्वर वर्णों की संख्या 13 हुआ करती थी क्योंकि अयोगवा अंग और अह को, ठीक है, स्वर में गिना जाता था, लेकिन अब इन्हें स्वर वर्ण में नहीं गिना जाता है, ठीक है। अब है स्वर वर्ण के भेद। क्या है? स्वर वर्ण के भेद। तो उच्चारण के समय की दृष्टि से, यानी कि हमें स्वर वर्ण को उच्चारित करने में, बोलने में कितना समय लग रहा होता है, उसके अनुसार स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर, ठीक है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है या एक वर्ण का समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और ह्रस्व स्वर हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण में कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री। इन्हें छोटी स्वर या एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर और लघु स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। व्युत्पत्ति, स्रोत और गुणावट के आधार पर मूल स्वर या शांत स्वर या स्थिर स्वर भी इन्हें कहा जाता है। इनके कई नाम भी है। कोई दिक्कत? ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगे या एक मात्रा की समय लगे, तो उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे, ठीक है। तो ये पहला नंबर था। तो हम लोग दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर। नाम ही है दीर्घ। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा, ठीक है। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। यानी कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। कैसा समय लगता है? ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 है। कितने हैं? 7, ठीक है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ, ठीक है। टोटल कितने हैं? 7। अब देखिए विशेष बात क्या है कि दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यानी कि ये जो दीर्घ स्वर है, इन्हें किसी भी ह्रस्व स्वर का बड़ा रूप
नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उनके उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया, अर्थात दीर्घ इन्हें इसलिए नहीं कहा जाता कि ये ह्रस्व से जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्हें दीर्घ इसलिए कहा जाता है कि इनके उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, ठीक है। और तीसरा आता है प्लुत स्वर। क्या आता है? प्लुत स्वर। देखिएगा ये प्लुत स्वर होता क्या है, आमतौर पर इसे पढ़ाया तो नहीं जाता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि प्लुत स्वर होता क्या है, ठीक है। तो जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर। और इनका प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे आ, ओम, राम इत्यादि शब्दों में। जैसे अगर कोई ओम बोलता है तो ओम बोल के चुप नहीं हो जाता है, वो ओम ऐसे बोलते रहता है। जैसे किसी को बुलाना होता है, जैसे कि राम को बुलाना है तो राम ऐसे बुलाया जाता है, यानी कि दीर्घ स्वर से कुछ देर तक उस शब्द को खींचा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर। अब है मात्राएं। देखिएगा जब हम लोग स्वर पढ़ लेते हैं तो जानते हैं कि उन स्वरों की मात्राएं क्या होती है। तो देखिएगा हिंदी व्याकरण में लिखने के लिए स्वरों के बदले हुए रूप, स्वरों के बदले हुए रूप या स्वरूप को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रा। जैसे कि अ का मात्रा क्या होता है? कुछ नहीं होता। आ की मात्रा क्या होती है? ऐसे लिखते हैं, ठीक। ई की मात्रा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। फिर दीर्घ ई की मात्रा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण थे, ठीक है, उनको हम लिखते समय उनके स्वरूप को कैसे बदलते हैं, किस रूप में बदलते हैं, तो उस बदले हुए रूप को ही क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रा। या उच्चारण करने में लगने वाले समय को भी मात्रा कहते हैं। और स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है। जैसे अ की कुछ मात्रा नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। आ, ठीक है। देखिए आ की मात्रा क्या दी है किसी भी शब्द में, जैसे कि अगर यहाँ क है, अगर इसमें हम आ जोड़ दिए, ठीक है, तो क कैसा है? आधा क है, और इसमें आ जोड़ दिए तो इसकी मात्रा कैसे होती है? ऐसे। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? क, और इसमें मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? का, ठीक है। वैसे ही हर्ष ई, हर्ष ई क्या कैसे होता है मात्रा? ऐसे। जैसे ये किसी शब्द में अगर हर्ष ई जुड़ जाती है तो ये कैसी बन जाएगी? ऐसी बन जाएगी, ठीक। अगर हम यहाँ क में हर्ष ई को जोड़ना है, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगी? क, और इसमें लग जाएगी हर्षी ऐसे। किसी को कोई दिक्कत समझने में? वैसे ही दीर्घ ई की कैसी होती है? ऐसे, ठीक है। दीर्घ उ, हर्ष उ, ठीक है, और री, इन सभी की मात्रा यहाँ पे दी गई है, ठीक। यहाँ देखिएगा नोट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, अवर्ण यानी कि स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि स्वर वर्ण की अ वैसी स्वर वर्ण है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग वर्ण के दूसरे भेद यानी कि व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? व्यंजन वर्ण। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट। देखिएगा आखिर ये व्यंजन वर्ण है क्या? ये व्यंजन कहते किसको है? ठीक है, व्यंजन वर्ण, ठीक है। देखिएगा जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए, जिन वर्णों को पूरी तरह उच्चारित करने के लिए, बोलने के लिए अगर हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ जाए या ली जाती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण। अर्थात व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते हैं। अगर कहा जाए, ठीक है, व्यंजन वर्ण है क्या, तो व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण है जिसको बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। उसे ही क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 39। अगर मुख्य रूप से देखी जाए तो ये कितनी होती है? मुख्य 33 ही होती है,
ठीक है, अब यहाँ 39 है तो क्या क्या है हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा व्यंजनों का अपना मूल स्वरूप इस प्रकार है, जैसे कि क में क्या लगा हुआ हलंत, च इसमें क्या लगा हुआ हलंत, अर्थात ये आधा है। ठीक है, और अ लगने के बाद ये व्यंजन, ठीक है, अ लगने के बाद ये, जैसे कि अ लगने के बाद इनके नीचे का जो हलंत होता है, हलंत चिन्ह हट जाता है, तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं, पूरी क, च, छ, ज, झ, त, थ, इस तरह। यानी कि ये वर्ण जो है, ठीक है, इनके लगे इनमें अ लगने के बाद ये पूरी तरह से हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण के भेद। क्या है? व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों को इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? 5 वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में, सभी वर्गों में, हर वर्गों में कितने कितने व्यंजन है? 5 5। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। वैसे ही ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ। ट, ठ, ड, ड़, ढ, ड़। ठीक है, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर वैसे ही प, फ, ब, भ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये सारे हो गए कितने? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखें, ये कितने हैं टोटल? 5। ये भी कितने हैं? 5। और ये भी 5, ये भी 5, और ये भी कितने हैं? 5। टोटल कितने हो गए? कुल कितने हो गए स्पर्श व्यंजनों की संख्या? 25 हुई। कितनी हो गई? 25। सॉरी। ठीक है, अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। कितना है? अंतस्थ व्यंजन। देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन भी कितने हैं? निम्न 4 है। य, र, ल, व को क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन भी कितने हैं? 4 है। ये भी कितने हैं? 4। तलाव्य स, मूर्धन स, धन स, ह। ठीक है, उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त शब्द के नाम से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक से अधिक व्यंजन वर्ण जुड़े हुए होते हैं। एक से अधिक व्यंजन वर्ण जुड़े होते हैं। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, संयुक्त व्यंजन यानी कि मिक्स कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वैसे तो जहां भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त। यानी कि जिस जगह वैसा वर्ण जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं, तो वो मिलकर क्या बना लेते हैं? संयुक्त व्यंजन। किंतु देवनागरी लिपि में, किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन चार को गिनाया गया है। हो जाने के कारण इन चार को गिनाया गया है। ये 2 व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे पहला क्या है? छ। ठीक है, क्या है? छ। और ये मिलकर किससे बना होता है? कहलंत और मूर्धन स से। किससे? कहलंत और मूर्धन स से। ठीक है, दूसरा क्या है? ज्ञ। क्या है? ज्ञ। ये आधा ज और य से मिलकर बना होता है। किससे? आधा ज और ज्ञ से। जैसे कि ज्ञान। क्या लिखा हुआ है? ज्ञान। अगर इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? ज हलन प्लस य प्लस आ प्लस न। क्या हो गया? ज्ञान। ठीक है, वैसा ही त्र। त्र में क्या आता है? पहला आधा त होता है और फिर पूरा र होता है। जैसे कि नक्षत्र। क्या है? नक्षत्र। और फिर चौथा नंबर पे क्या आता है? श्र। आधा तलाव्य सा और फिर पूरा र मिलकर क्या बनाता है? श्र बनाता है। और अ से बना हुआ शब्द क्या है? श्रवण। क्या है? श्रवण। कुछ लोग छत्र, ठीक है, छत्र और छत्र
छत्र और ज्ञ, ठीक है, छत्र और ज्ञ को, छत्र ज्ञ और स्र को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता। अर्थात क्यों नहीं गिना जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस वर्णों से मिलकर बने हुए हैं वे वर्ण पहले ही ऊपर गिना चुके हैं, इसलिए इन्हें हिंदी वर्णमाला में नहीं गिना जाता। ठीक है, वैसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन कितने पढ़े थे, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने पढ़े थे, 25, कितने पढ़े थे, 25, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 है, और फिर अंतस्थ व्यंजन 4 है, कितने कितने हैं, 25, 4 और फिर 4, टोटल कितने हो गए, 33। तो क्या आपको बताए थे कि मुख्य व्यंजन कितने होते हैं, 33 ही होते हैं। ठीक है, इन चारों को हम वर्णमाला में नहीं गिनते। अब है अयोगवाह वर्ण, कौन सा वर्ण है, अयोगवाह वर्ण, ठीक है, ये वैसे वर्ण है जो ना ही पूरी तरह से स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन के पहले आते हैं, जैसे कि अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्थान पाते हैं, अ के योग से अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है। और इसके मुख्य उदाहरण क्या है, अ यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। देखिएगा, अयोगवाह क्या है, अयोगवाह यानी कि ये वे वर्ण है जो ना तो पूरी तरह से स्वर है, ठीक है, और ना ही पूरी तरह से व्यंजन है, लेकिन ये स्वर के बाद, ये स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं। और क्या है, तो किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले अनुस्वार और किसी भी वर्ण के बाद में ये 2 बूंदे लगने वाले विसर्गा के रूप में होते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये इसी के रूप में स्थान पाते हैं। ठीक है, ये अ के योग से क्या है, ये अ के योग से वहन करते हैं यानी कि आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अ के साथ जुड़कर, अ के साथ जुड़कर यानी कि योग करके, योग करके और वहन करते हैं, क्या करते हैं, वहन करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अयोगवाह, क्या कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। और अयोगवाह वर्ण क्या है, अनुस्वार है, ठीक है, क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार, और ठीक है क्या होता है, विसर्ग, क्या है, विसर्ग, जिसको किसी भी वर्ण के बाद ऐसे लिखते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत अयोगवाह वर्ण में। अगला है अनुनासिक वर्ण, क्या है, अनुनासिक वर्ण। तो देखिएगा अनुनासिक वर्ण क्या है, अनुनासिक, अनुनासिक में देखिएगा कौन सा शब्द आता है, नासिक, क्या आता है, नासिक, नासिक यानी कि ये नाक। ठीक है, तो जब किसी वर्ण के उच्चारण में, जब किसी वर्ण का उच्चारण नासिका, और नासिका यानी कि नाक, ठीक है, और मुख दोनों से किया जाता है, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, और यह क्या कहलाता है, अनुनासिक। जैसे कि हंस, हंसना, क्या है, हंसना, आंख, ठीक है, अर्थात आप सुने होंगे गांव में कहते हुए कि क्या कहते हैं, नाक से बोल रहा है। नाक से बोलने का मतलब क्या होता है कि वैसे स्वर है, ठीक है, वैसे वर्ण है जिनका उच्चारण कैसे किया जाता है, नाक और मुंह दोनों से, जो ज्यादातर बच्चे रोते समय करते हैं, कब करते हैं, रोते समय। ठीक है, तो वैसे शब्दों को, वैसे वर्णों को लिखने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हंसना, आंख, तो इसे क्या कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस का विज्ञान पथ, विज्ञान पथ ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे या प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके क्लास 9, 10, 11, 12 के क्लास को इनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहां बेहतर से बेहतर कंटेंट दिए जाएंगे और अच्छे और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए भी जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अनुनासिक वर्ण के आगे बढ़ते हैं।
तो अगला आता है विसर्ग। क्या आएगा? विसर्ग। देखिएगा, विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है। इसके बाद आता है स्वर के बाद। और विसर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं अर्थात बोलते हैं, तब बोलते समय ह या हकार की ध्वनि आती है। कैसे? ह या हकार की। जैसे कि क विसर्ग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कह। क्या बोलते हैं? कह। ठीक है। जैसे कि रा अम, रा अम, राम, क्या बोलते हैं? राम, ऐसे बोलते हैं। तो इस विसर्गा का अर्थ क्या आता है? ह आता है। क्या आता है? ह, यानी कि हकार। ठीक है। इनकी संख्या भी एक होती है। कितनी होती है? एक। विसर्गा को किसी संख्या के बाद दो बिंदु बगल में लगाकर दाहिने साइड में लिखा जाता है, और यह एक महाप्राण सूचक एक स्वर है। महाप्राण सूचक एक स्वर है, और ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके लिए संकेत है। अर्थात ये संस्कृत के शब्दों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। विसर्गा कहाँ देखने को मिलते हैं? ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में। ठीक है। जैसे कि राम, जो किसी व्यक्ति का नाम है। प्रातः, प्रातः मीन्स क्या होता है? सुबह। अतः यानी कि इसलिए, संभवतः इत्यादि के अंत में विसर्ग आया है। और विसर्ग अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है। ये कोई अलग वर्ण नहीं है, यह केवल क्या है? स्वर आश्रित है। यानी कि ये कभी भी स्वर पे आश्रित ही रहता है। ये खुद का इसका अस्तित्व नहीं है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि कह लिखने का मतलब क्या हुआ? कह। राम लिखने का मतलब क्या हुआ? राम। यानी कि विसर्ग जहां कहीं भी होगा उसे क्या कहेंगे? उसके उच्चारण करते समय ह आएगा। क्या आएगा? ह। और इसका चिन्ह आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होता है। किसी भी वर्ण के बगल में, किसी भी वर्ण के बगल में हम दो बिंदु दाहिने साइड में देकर कहते हैं। जैसे कि अतः, प्रातः, और बहुत सारे शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है। अगला है हलंत। हलंत किसे कहते हैं? हलंत क्या होता है? कहां लगा होता है? देखिएगा, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, यानी कि कभी भी व्यंजन वर्ण का प्रयोग बिना स्वर वर्ण के किया जाता है, तो उसके नीचे एक तिरछी लाइन खींची होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? हलंत। जैसे कि अगर हम क को बिना अ का लिखे, इसके साथ अगर हम क को लिखना है बिना स्वर के साथ, इसको हटाकर, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? क लिखकर इसमें ये हल्का सा चिन्ह तिरछा खींचेंगे। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? हलंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हलंत। ठीक है। क्या कहा जाता है? हलंत कहा जाता है। और हलंत लगाने का मतलब होता है कि वह वर्ण क्या है? आधा है। वह वर्ण क्या है? आधा है। ठीक है। देखिएगा, तब जब कभी भी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित यानी कि बिना स्वर वर्ण के किया जाता है, ठीक है, तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा यानी कि हलंत लगा दी जाती है, और यही रेखा क्या कहलाती है? हलंत कहलाती है। क्या कहलाती है? हलंत। ठीक है। हलंत युक्त व्यंजन, ठीक है, हलंत युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि विद्या, कैसे हम लिखते हैं इसको? विद्या। और विद्या को अगर और डिटेल में आप लिखना चाहें तो वी, ठीक है, आधा द हलंत, और या, जब इसी को एक साथ जोड़ दिया जाता है द और यो को, तो ये ऐसे बन जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि द्वारा को हम ऐसे लिखते हैं, और इसी को अगर डिटेल में लिखते हैं आप तो कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ठीक है। जैसे कि विद्यालय, क्या लिखते हैं हम? विद्यालय। तो विद्यालय में क्या होता है? व दीर्घ वी, ठीक है, द हलन, य कर या, ल और य, विद्यालय। तो ये हलंत, यानी कि इस द में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, स्वर रहित है, इसीलिए इसके नीचे यह तिरछा चिन्ह लगाया गया जो हलंत को सूचित करता है। अगला है वर्णों के उच्चारण स्थान, जिसे 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हमें इसे बहुत अच्छे से देखने होंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है, क्या है? उच्चारण स्थान। किसका उच्चारण स्थान? वर्णों का। यानी कि हम वर्णों को उच्चारित करने के लिए, वर्णों का उच्चारण, वर्ण बोलते समय, ठीक है,
मुख के जिस भाग का उपयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, वर्णों के उच्चारण स्थान। देखिएगा, वर्णों के उच्चारण स्थान यानी कि मुख, अर्थात आप क्या बोल सकते हैं, ठीक, मुंह के जिस भाग से, ठीक है, जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी कि हम जिस वर्ण को बोलते हैं तो वह वर्ण हमारे मुंह के जिस भाग से बोला जाता है, ठीक है, उस भाग को, उस वर्ण का क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। और वर्णों के उच्चारण स्थान मूल रूप से कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। और वो कौन कौन है, कंठ यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा यानी कि मुंह, मूर्धा यानी कि मुख या मुंह, ठीक है, दांत, दंत यानी कि दांत, ठीक है, ओठ, नासिका यानी कि नाक, और जीवामूल। लेकिन हिंदी में जीवामूल को सम्मिलित नहीं किया जाता है। हम इसे संस्कृत पढ़ते समय पढ़ेंगे, हिंदी में इसे उपयोग नहीं किया जाता। अतः हिंदी में वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हो गए, मात्र 6 हो गए। कितने हो गए, 6, ठीक है। कुछ वर्णों को 2 उच्चारण स्थानों के संयुक्त रूप से उच्चारित किया जाता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसको उच्चारित करने में हमारे मुख के 2 भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उच्चारण वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण किस तरह के होते हैं और कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले कंठ, उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ, यानी कि ये कंठ्य वर्ण, क्या कहलाते हैं, कंठ्य वर्ण। देखिएगा, कंठ्य वर्ण में अगर स्वर की बात कही जाए तो अ और आ क्या आता है, कंठ्य वर्ण में आता है। किस वर्ण में, कंठ्य वर्ण में। और व्यंजन में आए तो क, ख, ग, घ, अंग, अर्थात कंठ वर्ण के लिए के, ठीक है, तालव्य वर्ण के लिए टी, मूर्धा के लिए एम, दंत के लिए डी, ओ के लिए, ओष्ठ के लिए ओ। अर्थात आप एक ये ट्रिक भी याद कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, KTM 2, क्या है, KTM 2, ठीक है। और इस तरह से आप ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कंठ में क्या आता है, अ आ क वर्ण, ठीक है। और फिर उसमें क्या देख लो, ह और अ भी क्या आता है, कंठ वर्ण होता है। फिर तालु में लिखेगा हर्ष ई और दीर्घ ई। और व्यंजन में आइएगा तो च, छ, ज, झ, य, और फिर य और तालव्य स भी आता है। वैसे ही मृदा में क्या आता है, री, ठीक है, ट, ठ, ड, ध, र, और फिर आता है र और मूर्धन स। दंड में लिखिएगा क्या आता है, स्वर में ली, त, थ, द, ध, न, ल और दंस। फिर उस पे आता है हर्ष उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। और नासिका में क्या आता है, तो प्रत्येक वर्ण के लास्ट वाले वर्ण, जैसे कि ये अंग हो गए, अंगा हो गया, य हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म, यानी कि इन सभी वर्गों के लास्ट वाले वर्ण अंग, य, ड़, न और म, इन सभी को क्या कहा जाता है, नासिक वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नासिक वर्ण, ठीक है। अब देखिएगा, वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं तो वो क्या है, कंठ तालु, क्या है, कंठ तालु, और ये कहे जाते हैं कंठ तालव्य। अर्थात इन्हें बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि ए और ए, ठीक है। अ है कंठोस्थ्य, यानी कि कंठ और ओठ का दोनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ओ और औ, ठीक है। और फिर दंतोष्ठ्य में आता है व, क्या आता है, व, जिसमें दांत और ओष्ठ दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, व आता है। तो ये रहा उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। अब एक जो टॉपिक था जो हमें पहले ही पढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे अभी देख लेते हैं, आखिर लिपि है क्या, ठीक है, लिपि है क्या। तो भाषा की मौखिक ध्वनियों को, जो भी भाषा हम बोलते हैं, ठीक है, जो भी भाषा हम बोलते हैं उसके मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए,
ठीक है, निश्चित किए गए जो चिन्ह है, हम जिस भाषा को, कोई भी भाषा अगर हम बोल रहे हैं, उस भाषा को लिखने के लिए हमें जिन चिन्ह की जरूरत होती है, जिस चिन्ह की आवश्यकता होती है, उसी चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर पढ़कर करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को, निश्चित किए गए चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? लिपि या स्क्रिप्ट कहा जाता है। और यह किसी भाषा को लिखने का ढंग या प्रणाली होती है जिसके द्वारा भाषा को अस्थायी रूप दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है? हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। अर्थात हम लोग ठीक है, क ये जो भी लिखते हैं ये किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। ठीक है, और अंग्रेजी को किस लिपि में लिखा गया है? रोमन लिपि में। किस लिपि में? रोमन लिपि में। ठीक है, और बहुत सारे भाषा के जो लिपि होते हैं वे अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी और संस्कृत की तो देवनागरी होती है, वैसा ही यहाँ हम देखेंगे कि किस भाषा की कौन सी लिपि होती है। ठीक है, तो देखिएगा हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। क्या होती है? देवनागरी। वैसे ही फिर संस्कृत भाषा की लिपि क्या होगी? देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, जर्मन और स्पेनिश, इन पांचों भाषा की, इन पांचों भाषा की जो लिपि है वो क्या है? रोमन लिपि है। क्या है? रोमन। फिर मराठी, मराठी भाषा जो गुजरात या मराठा लोग, गुजराती या मराठा लोग बोलते थे, उन्हें भी किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, और नेपाली को भी किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि। किस लिपि में? देवनागरी लिपि। ठीक है, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, उर्दू अरबी को फारसी लिपि में, रूसी को रूसी और ग्लोरियन को भी रूसी लिपि में। इसमें एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है, ये जो उर्दू और अरबी, क्या है? उर्दू और अरबी, ठीक है, जो भाषा है ये किसमें लिखी जाती है? फारसी लिपि में। किसमें लिखी जाती है? फारसी लिपि में लिखी जाती है। और खास बात यह है कि ये जो फारसी लिपि है, ठीक है, ये दाएं से, ठीक है, क्या ये दाहिने तरफ से शुरू करते हैं, दाहिने तरफ से शुरू करके बाएं तरफ खत्म करते हैं। ठीक है, बाएं तरफ बाएं तरफ खत्म करते हैं। समझिए क्या है कि जो भी उर्दू या अरबी लिखी जाती है वो दाहिनी तरफ से लिखना स्टार्ट किया जाता है और बाएं तरफ खत्म किया जाता है, अर्थात इसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। और बाकी जो लैंग्वेजेस के देवनागरी लिपि थे, देवनागरी, गुरुमुखी, इन सबको, ठीक है, इन सबको क्या लिखा जाता है? लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, वैसे ही या हिंदी और देवनागरी या ये सभी भाषाएं, ठीक है, किसमें लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ठीक है, लेकिन जो उर्दू और अरबी है, ठीक है, उर्दू और अरबी, इन्हें किस तरफ से लिखा जाता है? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का सेशन कैसा रहा। ठीक है,